नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए हरि भटनागर द्वारा रचित कहानी नशा हिरन। उसकी आंखों में नशा है, नशे में सपना, सपने में मैं और मैं वह। यह किसी कविता की पंक्ति नहीं है, उद्गार है मेरा। और वो भी किसके लिए? बाई के लिए, जो हमारे घर का बर्तन मलती है, झाड़ू लगाती है, पोछा मारती है। किंतु मैं तो उसका दीवाना हूँ। भला की सुंदर है कि आप भी आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। तो फिर मैं क्या हूँ? आपसे तो उम्र में बड़ा ही हूँ। बाल सफेद हैं, उन्हें छिपाने का जतन करता हूँ, मेहंदी लगाता हूँ, गोदरेज लेपता हूँ। बावजूद इसकी हालत खराब है, सेहत अच्छी नहीं रहती। रोज बरोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी सिर में दर्द, कभी कमर में, कभी दस्त, कभी उल्टी। बावजूद इसके मरा जा रहा हूँ बाई के लिए, जिसकी बड़ी बड़ी रहस्यमयी आंखें हैं, एकदम काली। बोहे कमान सी तनी है, माथा ऊंचा है और उसके नीचे छोटी पतली नाक, और नाक में चमकती लौंग। है ना सुंदर? वह है ना बहुत लंबी, ना बहुत नाटी, बीच की है। मेरी दीवानगी का यह आलम है कि एक दिन में मैं उसके ठिये पर जा पहुंचा। कई दिन से सोच रहा था, उस दिन चला ही गया। बाई अंदर रोटी पका रही थी, उसका आदमी बाहर था। आदमी यही कोई 25 साल का होगा, मरा मरा सा, छाती अंदर धसी, गाल के हाड़ बुरी तरह बाहर को उभरे, आंखें गड़े में कांपती हुई, निस्तेज, बाल उलझे, आगे के दांत बड़े बड़े पीलेपन की परत लिए नीचे के होठ पर रखे। वह बेलदारी करता है, मतलब की चौकीदारी। 2 मंजिला बन रहे मकान की नीचे के ढांचे में रहता है। बेलदारी के साथ मजूरी भी करता है। मुझे देखकर वह रूखा बना रहा जैसा कि है। मैं सोचता था कि प्रसन्न होगा, बोरा पीड़ा बिछा देगा, पानी के लिए दौड़ेगा, बाई को पुकारेगा, पंखा जलेगा। लेकिन यह कमीन लट पूरी तरह रूखा बना रहा, कुछ कुछ चिड़ा, जो यह जाहिर करता है कि मेरी घरवाली के पीछे पड़ने वाले कमीन सुधर जा, नहीं तो दूंगा लात खींच करके कि भूल जाएगा सारी आशिकी। वही मैं हूँ जो यह एहसास दिला चुका कि तू बाई के काबिल नहीं और भूल जा उसे। अब वह मेरी है, मेरी है। क्या समझा? खैर, मैं अपने तुफैल में था, बेलदार का उद्गार चाहता था। वह इस लिचड़ई से निकले और बेहतर जिंदगी जिए। बोला, यहाँ दिन रात खटने पर तुझे 600 मिलते हैं। हमारे दफ्तर के नीचे चाय का ठेला लगा तो हजारों पीट लेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सोच रहा था कि वह उत्साह से भर उठेगा, मिन्नत विन्नत पर उतरेगा कि जैसा कि अपने भले के लिए लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वह उसी तरह रूखा और चिड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरी ओर देखा तक नहीं। छोटे काले माथे पर बल पड़ गए, आंखें तनगी, गोया कह रही थी कि अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे जरूरत नहीं हजारों की। मैं जोर से बोला ताकि अंदर बैठी बाई सुन ले और इस मर्दूद से कहे कि साहब कितने अच्छे हैं, अपने लिए फिक्रमंद है, जा कर ले वैसा जैसा वह कहे। लेकिन बाई ने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और बाहर भी नहीं आई। धुएं में रोटी पकाती रही और मैं तो उसी रौ में बोलता ही गया, सामान मैं खरीदवा दूंगा, चिंता मत कर, रसे रसे दे देना या ना देना तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बहू तेरी ने एक सलाह दी, दुखद था। यह मिनका तक नहीं और ना ही मेरी और उसने देखा। सिकुड़े माथे, तनी आंखों में घुन्नाता सा, टूटे टीन के डब्बे से बाल्टी से पानी भर भर कर प्लास्टर की गई दीवार को तरही करता रहा। वह दीवार पर हन हन कर पानी डालता जैसे दीवार की जगह मैं हूं, और जोर की अस्पष्ट आवाज निकालता जैसे बोझा पटकते या लकड़ी चीरते वक्त लकड़हारा कुल्हाड़ी की चोट करते हुए निकालता है। ऐसा कर जैसे कह रहा हो, अच्छा चल हट, बहुत हो गया, काम करने दे मुझे क्या है, मुफ्त की तोड़ेगा, यहाँ दिन रात रगड़ेगा तब भी रोटी नसीब होगी। बुरा सा मुंह बनाता वह अपनी नफरत मेरी ओर फेंकता रहा। ऐसे में मेरे लिए खड़ा रह पाना असहनीय हो गया। बावजूद इसके मैं उससे यही कहे जा रहा था कि मैं तेरी बेहतरी के लिए परेशान हूँ, जब भी कहेगा तेरा काम जमवा दूंगा। मैं घर लौट आया, गुस्सा गायब था, ख्वाब था। ख्वाब में यह कि बाई आंगन में बर्तन घिर रही है और मुझे कनखियों से देख रही है। मुझे गुदगुदी का एहसास होने लगा। मैं उससे कहता हूँ कि तू कहाँ उस ठिये में पड़ी है, मेरे घर आजा, आराम से रह, अपने उस मरकटिये के साथ रहने की क्या जरूरत, यहाँ सब चीजें हैं, फिर क्या दिक्कत है। सहसा छत का प्लास्टर झड़ा और ठीक मेरे सिर पर गिरा। मैं छत की ओर देखता हूँ, सोचता हूँ कि किराए के मकान में रह रहा हूँ। एक कमरा है, अंगुल बराबर आंगन, इसमें वह भला कैसे रहेगी।
मैं यह भी अक्सर सोचता हूँ कि घरवाली के होते बाई के चक्कर में क्यों दिमाग खराब कर रहा हूँ। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो कहीं का ना रहूंगा, और ना भी हो उल्टा सीधा फिर भी क्यों गला फांस रहा हूँ गलत जगह। औरत जात, वह भी छोटी जात, किसी की नहीं होती। ऐसे में बाई के चक्कर में पड़ना तो ठीक नहीं है। जैसा चल रहा है उम्र के हिसाब से चलने दो, आफत क्यों मोल लो। लेकिन दिमाग ही कुछ ऐसा खराब है जो इन सारी बातों को सिर से खारिज कर देता है। और मैं पलटकर कहता हूँ, क्यों ना बाई के चक्कर में पड़ूं, भला की सुंदर औरत को क्यों छोड़ दूं। वह इस घर में रहेगी, ताल ठोक कर रहेगी। पत्नी की क्या हिम्मत कि जरा भी चीज चपड़ करे। फिर मेरे टुकड़ों पर पलने वाली औरत जो 500 की खातिर एक प्राइवेट से प्राइमरी स्कूल में दिन भर खटती है, उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगा, हुलिया नहीं बिगाड़ दूंगा। इसी बाई को काम पर रखने पर उसने दबे स्वर में नानुकुर की थी और मैंने घुड़का तो वह डर गई थी। बोली थी, ठीक है जो आप समझो करो, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैंने झल्ला कर कहा, जा मर, लौट के मत आना। स्टूल पर बैठा मैं पुराना अखबार बाँच रहा हूँ। दिमाग बाई में लगा है। बाई बर्तन मल रही है। उसके हाथ भला के सुंदर है, कोहनी और बाजू ऐसे जैसे गेहूं की सुनहरी बालियां। यकायक बाई ने मुझे देखा और सचेत होकर वह राख सनी चुटकी से धोती खींचकर हाथ के खुले हिस्से को ढांपने लगी। बाई चौकस रहती, बोलती कुछ नहीं। उसकी चुप्पी बहुत कुछ बोलती। जैसे हाथ के हिस्से को ढांपकर उसने बता दिया, मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं, कायदे में रह। लेकिन मैं कहाँ कायदे में रहने वाला था, उसे पटरी पर लगाने की जुगत में ही था। बाई, तू अपने आदमी को समझाती क्यों नहीं? अभी भी समय है, ठेला लगा सकता है चाय समोसे का। बर्तन घिसते उसके हाथों में गति आ गई, जैसे जल्दी से जल्दी निपटाकर भागना चाहती हो। मेरे कहे पर चुप रही। तू बोलती क्यों नहीं? मैं तो तेरे अच्छे के लिए परेशान हूँ। वह चुप मुस्कुराती है, मानो कहना चाह रही हो कि जितना तू परेशान है मैं अच्छे से जानती हूँ। झाड़ू पोंछा उसने नहीं किया। बर्तन का झव्वा अंदर पटका और चलती बनी, मानो बतलाना चाहती हो कि अपनी गंदी मंशा के चलते तू मेरे काम न करने का विरोध नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त करेगा। और वास्तव में मैंने बर्दाश्त किया, झाड़ू पोंछा खुद ही कर दिया। दूसरे दिन जब वह बर्तन मल रही थी, इसे खुजलाता मैं उसके सामने आ खड़ा हुआ और बहुत ही संभल कर बोला, कल तुमने झाड़ू पोंछा नहीं किया? वह कुछ ना बोली, खनकियां खोलती रही। खैर छोड़, मैं भी एक काम कर लिया करूंगा, ठीक है। फिर कुछ ना बोली, होठ चापे सपाटे से काम निपटाती चलती बनी। झाड़ू पोछा फिर उसने नहीं किया। मैं सोच में था कि झाड़ू पोछा न करने के पीछे बाई की आखिर मंशा क्या है। कहीं ये प्रेम की स्वीकृति तो नहीं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं मग्न था। दूसरे दिन उसके आने पर मैंने कहा, 2 दिन से तू मुझसे झाड़ू पोछा लगवा रही है, सोच ले। कनखियों से दिखकर वह हल्का सा मुस्कुराई और काम में लग गई। तीर सही जगह लगा। मैं धन्य हुआ। तू चूल्हे धुए में रोटी पकाती है, मैं तेरे लिए बत्ती का स्टोव ला देता हूँ, और जो तू कहेगी। यकायक उसके चेहरे पर सख्ती उभर आई। बर्तन मलते हाथ रुक गए। उसने मुझे घूरकर देखा। मैं डरा किंतु निधड़क होकर के बोला, बाई तू मेरी बात समझती क्यों नहीं? उसका चेहरा और सख्त था। वह कुछ सोच रही थी। एकटक बर्तनों को देखते हुए जैसे मैंने असंगत बात कह दी। बड़बड़ाते हुए यकायक उठ खड़ी हुई। हाथ उसके राख से रंजे हुए थे। आंखों से अंगारे बरसने लगे, जैसे कह रही हो, मैं कोई कस्बिन नहीं हूं जो तेरे आगे बिछ जाऊं, फाड़ खाऊंगी, समझा? होठ चबाए घूरते हुए, पैर पटकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और जोरों से दरवाजा ठेल अधूरा काम छोड़कर फिर चली गई। मैं डरा शायद कि अब वह काम पर आए और हाथ से गई। यह भी हौल था कि कहीं आदमी से कुछ उल्टा सीधा भिड़ा दे तो बात तूल खींचे। अजीब संकट में था। रात भर सो नहीं पाया, लेकिन दूसरे दिन वह काम पर आ गई। जाहिर है कि वह बात गोट गई। मेरी जान में जान आ गई। 1-2 दिन मैं शांत रहा। फिर मैंने अपने कंपे में फंसाने के लिए दाना डालना शुरू कर दिया। निधान दूध की चाय बना कर दी। बोला, बाई चाय। चाय की तरफ उसने देखा तक नहीं। जितनी तेजी से हो सकता था काम उसने पूरा किया और चलती बनी। मैं हताश था, फिर भी हौसला बनाए रखा। दूसरे दिन फिर उसको चाय दी। उसने पहले दिन जैसा ही सलूक किया। तीसरे चौथे दिन फिर वही सलूक। मेरा उत्साह पानी पर पड़ गया। आखिर चाहती क्या है? क्या करूं कि ये मुझसे निहाल हो जाए और समर्पित हो जाए? मैंने बहुत लालच, कपड़े लत्तों से लेकर रुपए पैसे और सामानों की दी, लेकिन वह किसी के आगे न झुकी। उल्टे फट पड़ी और जोरों से उस रोज बोला, तू चाहता क्या है? इज्जत पे हाथ लगाया तो मुंडी मरोड़ दूंगी, समझा? मैं बोल नहीं रही, कमीन तो सिर पे चढ़ा जा रहा है। मेरे सामने तनकर खड़ी थी। हाथ के दोनों पंजे आपस में गुथे थे, जैसे उसकी बात का अमल करना चाहते हुए। बहुत
कुछ उल्टा सीधा बकती रही, फिर झव्वे और बर्तनों पर जोर की लात मारी, जैसे कह रही हो कि तुझे और तेरे कबाड़ को जहन्नुम में भेजती हूँ, समझा। और मुझे घूरते हुए दरवाजा ठेलती ही फरार हो गई। जाते जाते उसने मुड़कर जमीन पर थूका, जैसे कह रही हो तू है तेरी जात पे, ऊपर से अच्छा बनता है, पेट में कमीनापन की दाढ़ी, मुंह जले, अब मैं नहीं आने वाली, रो अपने कर्म पे। मैं माने बैठा था कि यूं ही चिल्ला चोट करके उतर आई है, कल फिर काम पर आ जाएगी जैसे पहले आई थी। मैं उसके आने के इंतजार में था, लेकिन वह काम पर नहीं आई, अपने कहे पर अटल रही। उसने काम छोड़ दिया। मैंने सिर पीट लिया। मैं उसके ठिये पर पहुंचा। उसका आदमी पहले जैसा रूखा बना रहा। वह बाहर झाड़ू लगा रहा था। मुझे देखकर ज्यादा से ज्यादा धूल उड़ाने लगा। अंदर भाई धुएं में थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए किसी औरत से बतिया रही थी कि यह आदमी मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, जब तक जूते नहीं खाएगा मानने वाला नहीं है। दोनों की नाराजगी समझ में आ रही थी, लिहाजा मैं ज्यादा देर वहां खड़ा ना रहा, घर लौट आया, यह सोचता कि अभी छेड़ने से बात बिगड़ जाएगी, कुछ दिन में मामला अपने आप सुलझ जाएगा, वह काम पर आएगी। लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था, उलझ गया। वह काम पर नहीं आई तो नहीं आई, उसने काम छोड़ दिया। लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद सताती और तकरीबन रोज कोई ना कोई लालच देकर मैं उसके ठिये पर पहुंच जाता। यह बात अलग थी कि उसका और उसके आदमी का बर्ताव बहुत ही खराब होता, लेकिन मैं बाई के लिए सारे झंझट झेलने को तैयार था। आने वाले 3 माह बहुत ही खराब थे। खराब इस माने में कि मुझे ऑफिस के काम से छिंदवाड़ा भेज दिया गया। मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन करता क्या, बाबुओं की जिद के आगे जाना पड़ा और 3 महीने बामशक्कत जेल जैसा भुगतना पड़ा। बहुत ही हैरान परेशान होकर वहां से लौटा तो बरसात शुरू थी। ऐसी मूसलाधार बारिश की हफ्ते भर तक बूंद न टूटी। इसी में मुझे मलेरिया हुआ और तकरीबन 1 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। कहने का खुलासा यह है कि मेरी हालत घाजी पतली थी। उस पर बाई की याद और उस तक पहुंच न पाने का कलक। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी मेरी। बहरहाल जब बदन में थोड़ी जान आई तो किसी तरह कांपते कूकते एक दिन सुबह सुबह मैं बाई के घर जा पहुंचा। नीचे के ढांचे में धुआं ना था, ना उसका मरा गिल्ला आदमी। सूना सूना सा लग रहा था, जैसे अब यहाँ कोई ना रहता हो। ढांचे में अंदर झांकने को था कि बगल के मकान में रहने वाला एक मजदूर धीरे धीरे चलता मेरे पास आया। मैंने पूछा, ये जो अपनी गढ़बैली आवाज में उसने बताया कि बेलदार अब यहाँ नहीं है, वह तो अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में? मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए नहीं कि उसके अस्पताल में होने से मैं दुखी हुआ, इसलिए कि बाई यहाँ से चली गई। अब मैं तो कहीं का ना रहूंगा। मजदूर ने आश्चर्य से कहा, अरे बाबू, आपको पता नहीं? वह सारी बात विस्तार से ऐसे बताने लगा जैसा हमारा संबंध बरसों से हो, वह मुझे बहुत दिन से जानता हो। एक दिन आधी रात को बेलदार के पेट में सूल उठा। वह रात भर तड़पता रहा। हम लोगों ने उसके पेट की सिकाई की, जिसने जो सलाह दी किया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। सुबह हम उसे अस्पताल लेके गए, वहां भी कोई आराम नहीं। 15 दिन तक वह अस्पताल में रहा। फिर उसकी घरवाली हारकर उसे झाड़ फूंक के लिए गाँव ले गई। वहां वह ठीक हो गया, मगर 10 दिन बाद फिर वही सूल। घरवाली हारकर फिर उसे अस्पताल में ले गई। तब से वह अस्पताल में भर्ती है। पता नहीं क्या मर जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। डॉक्टर कुछ बताते ही नहीं। किस अस्पताल में है? मैंने पूछा। जयप्रकाश अस्पताल में साहब। कीचड़ कादों के बीच में किसी तरह रास्ता बनाता हुआ, अफसोस से भरा हुआ मैं घर आया। यह सोचता कि बाई की भी गजब की है, मदद के लिए मेरे पास नहीं आई। कितनी खुददार औरत है। और एक मिसाल कि दरवाजे की कुंडी खड़की। मैंने जोर से टपट कर पूछा, कौन है बेवक्त परेशान करने आ गया? कोई आवाज नहीं आई। आगे दरवाजा खोला तो दंग रह गया। सामने बाई खड़ी थी। अरे बाई, तुम? मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। तुम्हारा आदमी बीमार था और तुमने मुझे खबर तक ना दी। बाई मुर्दार खाल जैसी खड़ी थी, आंखें सुनी, चेहरा झटका हुआ, कुछ ऐसा जैसे पीलिया का रोग हो। लुटी पिटी लग रही थी। ना वह रौनक ना थी जो पहले हुआ करती थी। बावजूद इसके उसमें कहीं कुछ ऐसा था जो मुझे आकर्षित कर रहा था, जिसके चलते मैंने उससे पूछा, बोलो, हुक्म करो, कैसे आना हुआ? यह तय था कि वे मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैं उसकी मदद भी करना चाहता था, इसलिए भी कि आगे का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन मन में यह बात उफन रही थी कि पलटकर कहूं कि अब क्यों आई है, मतलब है अटकी में है तो मैं याद आ गया। इसके पहले तो सीधे मुंह बात ना करती थी, ऐड दिखा रही थी। अब कहाँ गई तेरी ऐड, बोल। मैं उससे यह सब पूछना चाह रहा था, लेकिन उसकी धज के आगे चुप रहा। होठ उसके भिजे थे, जैसे उन्हें खोलने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। यकायक मरी मरी सी आवाज में बोली, पैसे चाहिए। मैंने सोचा 50 रुपए दे देते हैं, क्योंकि यह मजबूर है और मजबूरी में 10 बार अपने पास आएगी।
फिर जब धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएगी, अपना काम सधेगा तो ज्यादा रुपए देंगे। अभी ज्यादा क्यों दे, टोकन दे देते हैं। इस लिहाज से मैं अंदर गया, 10-10 के 5 नोट थामे बाहर लौटा। लौटते वक्त यह विचार भी कौंधा, इतने कम पैसे कहीं वह ना ले तो। लेकिन बात इसके उलट थी। पैसे उसे मेरे से चील की तरह झपटकर मारकर छीने और बिना देखे उन्हें ब्लाउज में खोसने लगी। यकायक उसने मेरी सुनी निगाहों को देखा, मशीनी तौर पर कहा, अंदर चले, और हिसाब चुकता करने की बात की। अपनी टुच्चाई में बर्दाश्त कर सकता था, किंतु उसका यह नया रूप कतई नहीं। इतने हद तक वह अपने को गिरा देगी, मैं उसके इस रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और न इसके लिए तैयार ही था। अगर वह मेरे आग्रह विनती पर समर्पित होती तो बात अलग थी, लेकिन चुकता करने के रूप में वह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। मैं एकदम घबरा गया और हैरान परेशान सा उसे भयभीत निगाहों से देखने लगा, और वह थी कि फिर वही अपनी बात दोहराने लगी। तो यह कहानी थी हरि भटनागर द्वारा रचित नशा हिरण।